नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, प्रतिदिन 3 बजे से हमारा लाइव रहता है, लेकिन आज किसी कारणवश से लाइव नहीं। आज आपके लिए ये प्रीमियर जो है टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। बेसिक जिस प्रकार हमारा प्रतिदिन टेस्ट होता है उसी प्रकार ये टेस्ट रहने वाला है। तो जो भी साथी इस वीडियो पर जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका अपना एक काम रहेगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिनसे ये आपके सभी मित्रों के पास वीडियो पहुंच सके दोस्तों। और इस टेस्ट को जो भी अटेंड कर रहे हैं उन सभी को बता दूं कि रात 8 बजे शिक्षण विधियों के टॉप क्वेश्चनों की क्लास चल रही है। 2011 से 2022 के बीच आई हुई 8 बजे से वो क्लास शुरू होगी, तो उस क्लास का आप हिस्सा बने, जिसमें हर विषय से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाएंगे दोस्तों। तो क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। आप जल्दी से उत्तर भी दे दें, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को कहते हैं। भाई, हमने बालक की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको माप लिया है, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है? स्थायित्व मिल रहा है। तो उस परीक्षा को वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं, उसे क्या कहेंगे हम? विश्वसनीयता। यानी कि उस परीक्षा में क्या रहेगी? विश्वसनीयता रहेगी दोस्तों। आशा करूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं एक बेहतर उत्तर देते हुए आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्रियाविधि, नैदानिक, रूपांतरकारी या विवरणात्मक? क्रियात्मक अनुसंधान होता है हमारा, इसका प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है दोस्तों। बेसिक में बात करूं तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है हमारा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा शिक्षण और जो हमारा अधिगम यानी सीखना, इन दोनों के अंदर करना क्या है? सुधार करना है। इन दोनों में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। समझ गए? तो यहां पे आपका सही रहेगा, वो रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? रूपांतरकारी। एकदम ऑप्शन डी ऊपर है क्या? ये डी बन रहा है, ये सी और ये डी। तो सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके चरण, तो देखो इसके चरणों में क्रियाविधि होती है, नैदानिक होता है और विवरणात्मक होता है। 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, वो 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? हीरो यानी नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति या लैंगिक प्रेरण दोस्तों। जो ऊपर हमें दिखाई गई विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं को मैं एक नाम दे सकता हूं। जो विशेषताएं बताई है उन्हें मैं एक नाम दे सकता हूं, लिविडो। लिविडो, खुद से लव। लिविडो यानी खुद से लहू, यानी कि स्वयं से प्यार करना, या इसको हम कह सकते हैं स्वयं से यानी आत्ममोह। ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? अधिगम है, उसमें पुरस्कार भी है, दंड है, और यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। थॉर्नडाइक, कोलर कोपका, बी एफ स्किनर या अल्बर्ट बांडूरा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरस्कार और दंड, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी जिनका है, पुरस्कार भी दो, दंड भी दो, तो ये जो कहा था वो किसने कहा था? बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांको। लड़की
अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांक देती है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से कोई नहीं? भाई बता दो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है। किसका है? तो ये क्या हो गया है? श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण हो गया। श्रृंखलागत अधिगम, श्रृंखलागत अधिगम की बात कर रहे हैं, ये गेने ने प्रतिपादित किया था। किसने? गेने ने दोस्तों। तो ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? मातृभाषा में नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, उसमें कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाएगा? इस कक्षा का जो प्रारूप है वो प्रारूप है 5+3+3+4। जो नई शिक्षा नीति आई है इसका ये प्रारूप है, जिसमें ये हमारा आंगनवाड़ी सेशन रहेगा, जिसमें जब बालक निकलेगा तो वो कक्षा 2 पास करके निकलेगा। कक्षा 2 पास करके निकलेगा। तो 2 कक्षा यहां हो गई, 3 ये, तो कुल मिलाकर कक्षा 5 तक बालक मातृभाषा में अध्ययन करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पालनहार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? पालनहार योजना का संबंध किससे है दोस्तों? अनाथ बच्चों के पालन पोषण, गुमंतु बच्चों के पालन पोषण, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पालन पोषण, या सभी? पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बता दो जल्दी से। तो सही रहेगा, आप सभी करोगे, मेरे को पता है, उपरोक्त सभी क्या करोगे? सरकारी ऑप्शन। और यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पालनहार योजना अगर आपने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों के लिए या अनाथ बच्चों के पालन पोषण से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है? निर्मिति विचार, पहला, अधिगम वैसा का वैसा हुबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। दूसरा, अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। पहला दिया हुआ है ये आपका गलत है। अधिगम वैसा का वैसा यानी हुबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा, इसके ये नहीं होता है, स्कीमा नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवांशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आनुवांशिकता के नियमों की, तो आनुवांशिकता के जो नियम है वो मुख्य रूप से 3 है। पहला है आपका वो है रूपांतरण का नियम, दूसरा है प्रतिगमन का नियम, और तीसरा है जैसे पैदा होता है वो नियम। तो यहां पर प्रगति का नियम नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। कौन सा कथन है जो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो ये देखिए ऑप्शन बी, यह सहमति नहीं रख रहा है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तरीका है जो उपयुक्त नहीं है वो बताना है। बालकों के आत्म प्रत्यय के विकास के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहां पर संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला, विशेष आवश्यकता है तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास,
भिन्न शिक्षण विधियां या विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। बताओ दोस्तों। तो यहां पे ये रहा बी ऑप्शन, ये आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, रिक्त स्थान दिया हुआ है, में मापन की भूमिका जब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, निर्माणात्मक, योगात्मक, निदानात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, तो वो रहेगा योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा रहेगा, योगात्मक मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है। आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पहले तो बता दूं कि जो ये चीज हम यहां पर देख ले हैं, इसे दिमाग की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिमागी बीमारी। ये भी आपके याद रखना, दिमाग की बीमारी। तो देखिए यहां पे ये बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है, प्राय पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा होता है, यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है, यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो यहां पर संबंधित या असत्य है वो ऑप्शन बी वाला है, पुनरावर्तन यहां पर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह आंतरिकी कहलाती है कि अगर कोई बालक परीक्षा में फेल हो गया है तो वो क्या करेगा कि अध्यापक जी ने अच्छा ही नहीं पढ़ाया, तो उन पर दोष देता रहेगा, यानी अध्यापक को दोष देना। और ये क्या होता है, मतलब अपनी गलती किसी और पर ला देना, समझे, या थोपना, जिससे खुद का तनाव कम होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रक्षेपण। क्या कहते हैं इसे, प्रक्षेपण। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन अच्छा है भाई। डिसलेक्सिया को एक रूप से हम बोल सकते हैं अधिगम विकलांगता। क्या बोल सकते हैं, अधिगम विकलांगता। जैसे जो मुख से हमारी वाणी निकलती है उसके अंदर कठिनाई आती है दोस्तों। और यहां पर जो बात कर रहे हैं कि शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद, जो कुछ लिखा हुआ है उनमें विभेद नहीं कर पाना, यह होता है दर्श से डिसलेक्सिया। क्या होता है, दर्श से डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सत्य नहीं है। जो गलत है वो बताना है दोस्तों। आरपीडब्ल्यूडी जो अधिनियम 2016 में बना, ये हमारा जो जीवन है उसके पहलू जैसे शैक्षिक, सामाजिक, कानूनी या सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, इनमें जो विकलांग लोगों के अधिकार और सम्मान है उनको बढ़ावा देता है, उनको सूचित सुनियोजित करता है। पहला देखो, इसमें बौद्धिक क्षमता में सार्थकता में कमी आई, इसे अनुकूलनीय व्यवहार में सार्थकता में कमी की जाती है, इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है, और इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शामिल नहीं है। बताओ भाई, तो यहां पे आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सी वाला सत्य नहीं है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा। किशोरावस्था में एक माता पिता क्या कार्य कर सकते हैं, बताइए दोस्तों। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, एकदम सही है। उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, तीनों ही है, तो ऊपरी लिखित सभी, यानी कि आपका डी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था, या बुद्धि का यह विकास है वो किसने दिया था, बताइए दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बुद्धि की बात करूं तो देखिए विश्लेषण यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि,
एक होती है रचनात्मक, या जो हमारी सृजनशील बुद्धि है इसे रचनात्मक बोल सकते हैं, और तीसरी होती है व्यवहारिक। और इस सिद्धांत को दिया था स्टर्नबर्ग ने, तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीय प्रश्नावली किसने बनाई? व्यक्तित्व मापन की जो 16 पीय प्रश्नावली है, इसका निर्माण किसने किया था? बताइए दोस्तों। पहली बात बताऊं तो ये 16 पीय प्रश्नावली है, इसका निर्माण किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने बनाई थी? उत्तर नहीं आया अभी तक, उत्तर दो सभी। तो सही रहेगा आरबी कैटल। किसने? आरबी कैटल। अब एक क्वेश्चन यहां से हो रहा है, जो 16 पीय प्रश्नावली है ये 17 वर्ष से प्लस है ना, उनके लिए, और 16 गुण है वो यहां पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करते हुए नीचे दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करना है। कर देंगे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, एक है नकारात्मक, ऑप्शन 2 है पलायन, ऑप्शन 3 है प्रतिस्थापन, ऑप्शन 4 है चिंता। तो मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। रक्षा तंत्र के रूप में पलायन, नकारात्मक, प्रतिस्थापन, चिंता। प्रतिस्थापन होगा। तो तीन तो गया यहां से, यह तो वापिक। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से। नकारना। एक आगे है, उदातीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदातीकरण को किया जा सकता है क्या? यानी कि चिंता। 4, और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, कहा जाता है पलायन। तो 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 22, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पढ़ लो चारों और दे दो उत्तर। और जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन है कि किसी कारणवश आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा उस समय, या लाइव नहीं आ पाया, लेकिन इस सेशन को आप शेयर करो, अपने मित्रों को जोड़ो। पहला है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती। पहला ही एकदम सही कथन है व्यक्तिगत विभिन्नता का। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रक्षेपीय परीक्षण एक अप्रत्यक्ष विधि होती है, तो अस्पष्ट उद्दीपन, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्ति प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ये रही। यानी कि आपने डी ऑप्शन सही रह सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? किसको पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, तीनों ही करने होंगे। तो सही रहेगा इनमें से सभी, आपनो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? बालक की वृद्धि से पोषण, स्वास्थ्य, निंद्रा या अधिवास? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। तो यहां पर देखिए एक नाम आया अधिवास, अधिवास संबंधित नहीं है भाई, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से 26 आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल बताओ दोस्तों। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। देखो एक नाम आया सूक्ष्म चलन कौशल। पहली बात ये क्या होता है? तो सूक्ष्म चलन कौशल बोल दो या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बोल दो, एक ही है। कलाई हो, हाथ हो, अंगुलियां हो, पैरों की अंगुलियां हो या अंगूठा हो, इनके द्वारा जो सूक्ष्म कार्य मांसपेशियों का सहायता से किए जाते हैं
उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम और कम काम के घंटे लंबे, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की, आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी? तो सीता को अगर आप 1 लाख रुपए दोगे ना महीने का, तो भी वो 8,000 में डे केयर में काम करेगी। मतलब वो आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित, उसको बच्चों से लगाव है, वो बच्चों के प्यार से आगे बढ़ना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। समझ गए आप? तो ये याद रखना है क्योंकि सिद्धांत सीधा पूछा जाता है दोस्तों। पहला है ढालना, नहीं है। उत्तेजना, विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ, ये 3 संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए। नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर आपको देना है। दे दो भाई। पहला, यह शिक्षक केंद्रित है विधि है। इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है। यह तो गलत है क्योंकि शिक्षक केंद्रित विधि होती है ये। तीसरा गलत है, यहां पे शिक्षक केंद्रित ही विधि है ये। समझ गए? परीक्षा उपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अधिगम करता निष्क्रिय श्रोता के समान नहीं भाई, खुद काम कर रहा है इसमें। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो यहाँ पे क्या है, सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और फिर एक बार देखो, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ है, वो बता दूं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है या सीधा टेलीग्राम पे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आप सर्च कर लेना। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है वो सामाजिक संचरण नहीं है, सामाजिक संचरण। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है जो यहां पे सही हुए। और टाइम नोट कर लो, 8 PM 8 PM शिक्षण विधियों की क्लास रहेगी, लाइव होगी शिक्षण विधियां। तो लाइव जुड़ जाना मेरे साथियों। शिक्षण विधियां 8 से लंबी क्लास चलेगी और लगभग सभी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो उसका फायदा आपको उठाना है और जुड़ना है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये टेस्ट, कमेंट बॉक्स में डालें। और कल 3 बजे हमारा जिस प्रकार रेगुलर लाइव होता था उसी प्रकार लाइव 3 बजे रहेगा। और 12 बजे हमारा महान टेस्ट होता है, जिसे महा टेस्ट बोल सकते हैं हम, उसका भी आप हिस्सा जरूर बने। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।